So, Let's start. let's start जी. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम and welcome to another podcast. This is in Finland. एक बार फिर से आपकी खिदमत खिदमत में हाजिर हैं. अस्सलाम वालेकुम. तो जी आज का टॉपिक है रेसिज्म इन फिनलैंड. आज हम बात करेंगे जातिवाद, रंग भेद या नस्ल प्रस्ती जिसे कहते हैं उसके बारे में कि फिनलैंड में इसका क्या अभी क्या रुझान है, यहाँ के लोग रेसिस्ट हैं कि नहीं हैं, क्या सीन है. वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर कि इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, चूँकि हम सारी अपडेट्स देते रहते हैं तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में अक्सर सवालात भी होते हैं और इसको जानना ज़रूरी भी है बिकॉज यू नो. अदिल भाई. बिल्कुल. ऐसा है कि जी देखें आप, हम हमेशा आपसे यहाँ के स्टडीज़ के बारे में, यहाँ के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं. तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर हमें कोई नई डेवलपमेंट पता चली है या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आज उस टॉपिक को भी जो है वो हम टच करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये रिसेंटली एक फिनोमेना जो है ना वो इमर्ज हुआ है फिनलैंड में. रेसिज्म का ये हाईलाइट हुआ है फिनोमेना. तो खैर पूरे यूरोप में ही रेसिज्म का जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो जब से आई वुड से कि यूरोप है और जब से उसकी तारीख़ है और जब से यहाँ पे इमिग्रेंट्स का आना शुरू हुआ है, तो ये एक फिनोमेना है. लेकिन हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं. और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं फ़िनलैंड आने से. ऑफ कोर्स जो फ़िनलैंड का हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 6th ईयर इन अ रो स्टेटस है, वो अपनी जगह है. मुझे कभी पर्सनली यहाँ पे रेसिज्म का कोई ऐसा जो है ना सामना नहीं करना पड़ा. आई डोंट नो इफ़ यू हैड टू गो थ्रू एनी सच. एक दो इंस्टेंसेस हुए. चलें I'll हम share them later, हाँ. but yeah. लेकिन तो खैर हम उस पे बात करेंगे और आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे. लेकिन हमेशा की तरह जी वो तमीद ज़रूरी होती है कि काइंडली क्लिक द सब्सक्राइब बटन, डू लाइक एंड शेयर आवर कंटेंट, क्योंकि इससे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है और हमारा दिल करता है कि आपके लिए और अच्छी पॉडकास्ट, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट्स लेके आते रहें. जी तो तो शुरू हो जाए. अच्छा, मैं सर्च कर रहा था वाई फिनलैंड बीइंग हैप्पीएस्ट. तो मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आए. एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई और ये इसी साल की, और ह्यूमन राइट्स वॉच की, फॉरेन राइट्स एसोसिएशन है एक, FRA, उसकी एक रिपोर्ट आई. तो मैं बड़ा शॉक हुआ. वहाँ लिखा हुआ था कि फिनलैंड इज़ द मोस्ट रेसिस्ट कंट्री इन यूरोप सरप्राइजिंग. इन 2023. और मैं एकदम हैरान रह गया. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ तो सब बहुत फ्रेंडली, सारा मतलब टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस है, कल्चरल टॉलरेंस है. और मैं बात कर रहा हूँ ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, हेलसिंकी, एस्पो, वांता, जहाँ पे हम रहते हैं, उसी रीजन जो बड़ी मेजर सिटीज़ हैं. लेकिन फिर मैंने जब वो आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई कुछ मसला है. और उस आर्टिकल के बकौल फिनलैंड जो है वहाँ पे तकरीबन 52%. बल्कि आपने जो मुझे शेयर किया था उसमें 46% रेसिस्ट. वो पिछले साल का था. अच्छा. हाँ, अब और बढ़ गए. वो पिछले साल का था. एंड वी वर नेक टू नेक विद जर्मनी. 12 यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसमें जर्मनी भी आता है, डेनमार्क भी आता है, स्वीडन भी आता है, फ्रांस भी आता है, उन सब में फिनलैंड सरपास्ड ऑल ऑफ दोज कंट्रीज इन रेसिज्म. अच्छा. हाँ. और इसमें अच्छा, इनकी जो अब बात होती है कि जी अचानक से क्या हो गया, कोई ना कोई तो वजह हुई होगी ना. उसकी भी हिस्ट्री है. और इस रेसिज्म की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यानी 18th से 20th सेंचुरी में. क्योंकि नॉर्मली जो रेसिज्म का कल्चर आया है वो आया है कॉलोनाइजेशन से.
फ्रॉम द माइंड सेट कॉलोनीज बनती थी जी, काबिज आके कब्जा किया, कॉलोनीज बना ली, जो वहाँ रह रहे हैं उनको गुलाम बना लिया और उनके आका बन गए। फिनलैंड में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फिनलैंड ने जाके कभी किसी पे कब्जा नहीं किया बल्कि या ये तो खुद ही कॉलोनी। हाँ, ऑक्युपाइड रहे। तो यहाँ पे जो इंडिजिनस यहाँ के लोग हैं सामी, क्या हुआ कि क्योंकि सामीज वर नॉट कंसिडर्ड यूरोपियंस बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्ड कह लें या प्रिमिटिव लाइफस्टाइल, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में जो वहाँ के इंडिजिनस लोग थे वो तो इंडियंस थे, लेकिन अभी भी एक तबका है जिसे आमिश कहते हैं, हाँ, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से कट के रहते हैं। वो टीवी नहीं देखते, वो गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, वो अभी भी घोड़ा गाड़ी और बगीज एंड ऑल दैट, बिजली नहीं है उनकी, बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ अगर बिजली से वो यूज़ करते हैं, बाकी नहीं करते। सामीज वर काइंड लाइक दैट। तो जब फिनलैंड मॉडर्नाइजेशन की तरफ गया और उस पर जब यूरोपियन कल्चर का इन्फ्लुएंस आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो इंडिजिनस लोग हैं सामीज, उन्हीं को साइडलाइन कर दिया, उनके खिलाफ हाँ, भेदभाव, उन्हीं के खिलाफ भेदभाव शुरू कर दिया, रेसिज्म शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर ये कल्चर जो है ना वो तक़वियत हासिल करता गया। और अब क्या हुआ है कि जो इमिग्रेंट्स आने शुरू हुए, तो उसमें जो यहाँ ये रिपोर्ट शाया हुई है, इसमें ज़्यादातर जो सैम्पल्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो किए हैं अफ्रीकन ओरिजिन इमिग्रेंट्स से। ईदर दे आर असाइलम सीकर्स और इमिग्रेंट्स, यानी आप कह लें सोमालिया या सब सहारन कंट्रीज़, यानी आपकी नॉर्थ जो अफ्रीकन और बीच के कुछ, हाँ, जो सारा के आसपास की जो कंट्रीज़ है ना, यानी कि आपकी सूडान, नाइजीरिया, नाइजीरिया और निकारागुआ एंड ऑल दैट। करा हुआ इधर आती है क्या? आई थिंक निकारागुआ, नहीं सॉरी, नॉट निकारागुआ, निकारागुआ तो साउथ अमेरिका है। बट वो इधर की कंट्री, व्हाट्स द नेम यार, खैर मेरे नाम जहन से निकल रहा है। बिल्कुल मोरक्को से नीचे कौन सा कंट्री है? घाना, नहीं 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 नहीं, खैर उसका कैपिटल नौफचौत करके एक नाम है उसका, वो बिल्कुल मेरे जहन से निकल रहा है। खैर, ये जो सहारा के आसपास के जो रीजन्स है ना, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस किए कि जी आपको रेसिज्म का सामना हुआ है, तो या तो पूरा वो पेरेंट्स उनके अफ्रीकन ओरिजिन है या ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ अफ्रीकन ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शादियाँ, एक्सक्यूज़ मी, शादियाँ मिक्स हुई हैं। तो उसमें से जो है वो 60+% लोगों ने ये कहा कि जी हमें यहाँ पे रेसिज्म का सामना करना पड़ा है। एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट अफ्रीकन ओरिजिन इमिग्रेंट्स। तो काफ़ी अलार्मिंग मेरे लिए भी, क्योंकि वैसे पर्सनली तो नहीं किया मैंने एक्सपीरियंस, एक बार हुआ था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस। क्या हुआ था? शुरू में जब मैं फूड डिलीवरी कर रहा था, तो मैं एक लिफ्ट में, मतलब एलिवेटर में गया, तो वहाँ पे एक अधेड़ उम्र की एक औरत थी, तकरीबन 40 से 50 उम्र की, और उसने कुछ कमेंट्स दिए भी थे, और उसने कुछ इस तरह की हकारत से पहले देखा, उसके बाद मतलब मेरी तरफ इस तरह के इशारे किए कि तुम यहाँ पे आके गन फैलाते हो, ये वो इस तरह की। Really? हाँ, हालांकि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, आप अपना फूड डिलीवरी करने किसी और के घर जा रहे थे। वो भी उसी बिल्डिंग की होगी गालिबन, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं भी था, क्योंकि उससे पहले वो हेलसिंकी में हुआ था ये केस, लेकिन यूएनसू में मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हुआ था कि आप उसको स्पेसिफिकली ये कहा था कि आप मतलब एक कंट्री का नाम लेके कि आप यहाँ के, अब मैं नहीं नाम लेना चाह रहा, ओके, कि आप यहाँ पे आके हमारे मुल्क में गंदगी फैलाते हो। बट अपेरेंटली दैट गाय वाज ड्रंक, बट दिस लेडी वाज नॉट ड्रंक, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, लेकिन आप ड्रंक होगे तो सच ही सामने आता है। अमूमन सच ही बोलते हो, जो दिल में होता है वो सच बन के नशे में बाहर आ जाता है। तो उसके अलावा मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट यू कैन समटाइम्स रेसिज्म आप सेंस करते हो, आपके साथ हो सकता है ना हो फिजिकली, बट यू कैन सेंस दैट, एंड दैट्स नॉट जस्ट हियर, लाइक बैक होम विद इन आवर, हमारे यहाँ हम मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा रेसिस्ट कोई नहीं है, हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं विद इन आवर ओन कम्युनिटीज़, कास्ट सिस्टम्स, क्लास सिस्टम्स, जहाँ से ऊपर उठ के हम आए हैं, तो हमें पता है रेसिज्म, जिस सिस्टम से निकल के आए हैं, तो पता है रेसिज्म को कैसे, समटाइम्स वी डोंट से रेसिस्ट वर्ड्स टू हमारे अपने ही लोगों में, लेकिन वी फील रेसिज्म इनसाइड आवरसेल्व्स। हर बंदा कहीं ना कहीं रेसिस्ट होता है अपने,
बट लेट्स टॉक अबाउट फिनलैंड हेयर. सो मेरे साथ बिल्कुल. वही एक्सपीरियंस हुआ, उसके अलावा कोई नहीं हुआ. आपके साथ शायद कभी हुआ हो. नहीं, मेरे साथ यहाँ नहीं हुआ. रिसेंटली मेरे साथ स्वीडन में हुआ था एक, लेकिन मैंने उस पर स्टैंड लिया था. और मैंने उस तो मैं बेसिकली एयरपोर्ट लाउंज में गया था, और वो अमेरिकन एक्सप्रेस का लाउंज था. तो मैंने अपना अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड जब दिखाया, तो अब उन्होंने ऐप इंट्रोड्यूस करा दी है कि आपने अपना सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस का ऐप पे अपना वो स्कैन करना होता है. यू डोंट नीड टू प्रेजेंट योर कार्ड, जो पहले वो एंटर करते थे, एंड ऑल दैट. तो उस औरत ने, जो कि वहाँ पे खुद एज एन इमिग्रेंट थी, फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम पोलैंड और फ्रॉम हंगरी, आई थिंक, या पता नहीं, मुझे ये नाम लेने चाहिए थे इन कंट्रीज़ के, नहीं कि, लेकिन खैर, उसने मुझसे कार्ड लिया और बगैर कोई सवाल किए शी स्टार्टेड पंचिंग माय कार्ड डिटेल्स इन द सिस्टम. और मैंने जब उसको कहा कि व्हाई डोंट यू स्कैन माय कार्ड, तो कह रही वो सिस्टम नहीं चल रहा. शी लाइड. मैंने कहा हो सकता है. मैं अंदर चला गया. मेरे पीछे फिर 2 फैमिलीज आई, उन्होंने अपने कार्ड स्कैन किए, आ गए. फिर मैं उसके पास गया. मैंने कहा ये तो इनके तो चल रहे हैं, मेरे क्यों नहीं चल रहे. तो वो कहती है, बिकॉज आई थॉट दैट योर कार्ड इज नॉट फ्रॉम अ नॉर्डिक कंट्री, यू आर नॉट फ्रॉम अ नॉर्डिक कंट्री. व्हाट डज दैट मीन इवन. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस कि आप ये अज्यूम कर रही हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम अ नॉर्डिक कंट्री एंड आई वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली. नो नो नो, आई डोंट मीन दैट. मैंने कहा यू एब्सोल्युटली मीन दैट. मैंने उसको कन्फ्रंट किया. अच्छा, इत्तेफाक से उसका एक को वर्कर था, पाकिस्तानी था. वो आ गए जी हीरो बन के बीच में. सर आपको गलत फहमी हुई है. मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इस पूरी कन्वर्सेशन में कहीं नहीं आते. सो प्लीज़ टेक अ साइड. और अगर आप इनको डिफेंड ही कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि जो इन्होंने मुझे ये बात कही है कि यू नॉट फ्रॉम अ नॉर्डिक कंट्री, इज़ दैट नॉट रेसिज्म. तो वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट. मैंने कहा आप तो इमरान खान के मुझे जो है ना वो भाई लगे. आपने कहा आप साइड हो जाए. एब्सोल्युटली नॉट. तो खैर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे शायद हाँ, लेकिन बहुत कम ये हो, एक मेरे लेकिन साथ हाँ हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ. और ऑनेस्टली मैं इतना ज़्यादा नोट भी नहीं करता हूँ. जहाँ हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है एब्सोल्युटली अमेजिंग, मल्टीकल्चरल. आपका भी आपके जो एम्प्लॉयर्स होंगे या मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं, या जो हमारा सराउंडिंग सिस्टम है, नेबर्स हैं. या मोस्टली जो यहाँ पे नॉन फिनिश वर्किंग लैंग्वेज की जितनी भी कंपनीज हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि ज़ीरो टॉलरेंस. रेसिज्म की टॉलरेंस जो है वो. बिल्कुल. तो ये एक डेवलपमेंट है. अब इसकी थोड़ी सी अब पुरानी हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी. अब ज़रा नया इसका कॉन्टेक्स्ट ले लें, क्यों ये अचानक से बढ़ा है. फिनलैंड में जो है वो लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो है ना, यहाँ पे जो फिन्स पार्टी है, जो फार राइट पार्टी होती है, या यूरोप में जो और भी इस तरह की फार राइट एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ होती हैं, जो अपने काइंड ऑफ नियोनाजी एक सोच रखती हैं. बल्कि फिनलैंड तो हाँ, मशहूर था एक ज़माने में. इवन इन वर्ल्ड वॉर टू इट वाज विद द एक्सिस पावर्स. यस, इट वाज हेल्पिंग समहाउ जर्मनी. तो और यूएनओ में जो आपने बात की ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस है. थोड़ा करीब हो गया. या नहीं, मेरी आवाज़ सही आ रही है. अच्छा, खैर. तो कहाँ पे था मैं. इलेक्शंस में क्या हुआ जी, कि वो हमारी जो प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर थी, साना मारिन, एसडीपी की. हाँ, वो हार गई. और ये जो फार राइट पार्टी है, ये मेजॉरिटी में आ गई. साइलेंट मेजॉरिटी तो इनको नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये इन्होंने इधर उधर की पार्टीज़ के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना ली, और इनके पास सीटें ज़्यादा हैं. और इसमें जो आपके कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो प्योरली नियोनाजी टाइज हैं उनके. यानी कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका सर नेम क्या बता देता हूँ मैं. तो यूनिला, वो जी उनके इस तरह के थॉट्स हैं कि वो कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, अफ्रीकन इमिग्रेंट्स हैं, वो मंकीज़ हैं, एप्स हैं. हॉरिफिक. और एक और कैबिनेट मिनिस्टर रूडमन,
वो कहते हैं कि जी उनका बस मतलब बस चले तो वो किसी को ज़िंदा ना छोड़ें, मतलब प्योरली नियोनाजी माइंडसेट। उनकी बीवी ने उनको ये कहा कि जी हमारा बच्चा हो रहा है तो हम उसका नाम इमानुअल रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि वी नाजीज डोंट नेम आवर किड्स ओवर जूइश नेम्स, इस हद तक। फिर जो यहाँ की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है मिस पूरो, अब वो शायद थोड़ी सी मिडल एज होंगी, लेकिन 15 साल पहले किसी फार राइट फोरम पे उन्होंने ये पोस्ट की थी कि उनकी फैंटेसी है कि एक बड़ा सा स्टेडियम हो और उसमें ये बेगर्स को जो है ना उस पे स्पिट कर रहे हों, थूक रहे हों उन पे, और बीटिंग ब्लैक किड्स, यानी सिया फार्म बच्चों को मार रहे हों। तो ये इनकी मेंटालिटी है जो अब ये फॉर राइट पीपल मतलब। करंट गवर्नमेंट आ गई है। हाँ। और इसी की वजह से आपने रीसेंट हमारी कुछ पॉडकास्ट में सुना होगा कि हम कहते हैं जी लॉज चेंज होने जा रहे हैं, इमिग्रेशन लॉज चेंज हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स पे सख्त हाथ रख रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना इमिग्रेंट्स की, तो स्पेसिफिकली ये जो है ना वो टारगेट करते हैं नॉन यूरोपियन इमिग्रेंट्स को। अब यूक्रेन के लिए ये खुले थे, बिल्कुल यूक्रेन में जंग हुई, इन्होंने दरवाजे खोल दिए, अपने दिल खोल दिए, अपने घर खोल दिए, लेकिन वही उसी जगह पे इन्होंने सख्ती कर दी और चेक्स लगा दिए जी मिडल ईस्टर्न अफ्रीकन इमिग्रेंट्स पे। तो एन एशियन। जी एशिया से बहुत कम ही इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब अजाइलम सीकर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो यूरोप से आए, जो यूक्रेन से आए, तो उन्होंने तो हाथों हाथ लिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन वही एक बेचारा इराकी होगा या सोमाली होगा, उसको रगड़ दिया। बट दैट कुड बी बिकॉज ऑफ वॉर इन यूक्रेन। हाँ, लेकिन वो भी तो कोई जन्नत से नहीं आ रहे, इराक में वॉर नहीं हो रही। खैर इट्स डिबेट। लेकिन यहाँ के कानून में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ही इज़ कमिंग विद अ वैलिड रीज़न और नॉट, ये आपने प्रूव करना है आफ्टर अ सर्टन। पूरे यूक्रेन में भी जंग नहीं हुई, ऐसे ही। तो इन्होंने कौन सा कोई उसको देखा कि जी अच्छा ये लुहांस और डोनेट्स्क के एरिया से है या ये क्राइमिया से है, जो पॉलिश बॉर्डर के साथ है, वहाँ तो कोई जंग नहीं हुई। लेकिन लोगों ने तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, जोक दर जोक लोग आए, तो उनके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। लेकिन बाकी खैर ये आजकल की सूरत हाल है। अच्छा, इवन दो कि ऑफ कोर्स अब यहाँ की ऑपोजिशन हमारे ऑपोजिशंस की तरह तो नहीं होती कि जी अंडर द टेबल डील की और खामोश हो गए, ये तो शोर मचाते हैं। इन्होंने शोर मचाया है कि आप तो जी ये रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ रिज़ाइन कर गए, कुछ उन्होंने माफ़ी मांग ली कि नहीं जी। अच्छा, कुछ यहाँ पे क्या होता है कि आपने माफ़ी मांग ली तो आपके पुराने गुनाह माफ़ हो गए, बहुत होता है तो आपको सिक लीव पे भेज दिया जाता है, सिक लीव पे चले जाए। टीचर ने बच्चों के साथ रेसिज्म कर दिया उसका क्लास में, वो उसको सिक लीव पे भेज देते हैं, लॉन्ग टर्म सिक लीव। तो खैर ये आजकल के गवर्नमेंट के हालात हैं। अब वो ये चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा बैलेंस भी करें ना, वो कैरेट एंड स्टिक वाली सूरत हाल है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इक्वल फॉर ऑल कर देंगे, लेकिन साथ साथ वो फॉरेन स्टूडेंट्स की फीस बढ़ा देते हैं। फिर सेकेंड जनरेशन अफ्रीकन स्टूडेंट्स, यानी सेकेंड जनरेशन, यानी आप ये सोचें कि अफ्रीकन ओरिजिन स्टूडेंट्स जो 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 फ्लुएंट होंगे फिनिश में, यहीं पैदा हुए हैं, उनका माँ बाप भी यहीं पैदा हुए, उनको जब फॉर्म फिल होता है स्कूल में तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है फिनिश, नॉट देयर फर्स्ट। ओके ओके, आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि चूँकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर अफ्रीका से नहीं है, कोई शायद कोई भी ना देख रहा वहाँ, हम तो उर्दू हिंदी में बात करें तो हमारी ऑडियंस जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ से कंसर्न है। तो व्हाट डू यू थिंक रेसिज्म टुवर्ड्स सबकॉन्टिनेंट पीपल? देखें हम इज इट, आई एम श्योर इट्स नॉट द सेम सिनेरियो एज अफ्रीका, एक्सक्यूज मी, बट व्हाट्स द सिचुएशन? जो सर्वे हुआ है ना
हाँ। अब मैं इसमें कयास नहीं पैदा करना चाहता, अपनी अजम्पशंस नहीं डालना चाहता। मैं सर्वे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सर्वे हुआ है सब सहारन डिसेंडेंट या वहाँ के ओरिजिन के लोगों से, अफ्रीकन के ओरिजिन लोगों से। इस सर्वे में सब कॉन्टिनेंट के लोग शामिल नहीं थे। तो सब कॉन्टिनेंट में जब हम बात करते हैं ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से मैंने हार्डली कोई ऐसा इमिग्रेंट देखा होगा कि जो पॉलिटिकल अजाइलम की वजह से यहाँ आया हो, क्योंकि हमारे मुल्कों में जंग नहीं हो रही। तो जब हम यहाँ आते हैं ना, तो हम यहाँ इनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग सर्टन स्किल्स। पहले तो हम एज अ स्टूडेंट आते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, फ़ी भरते हैं, सो वी आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। और वो कहीं ना कहीं कानून बना के वो कुछ ना कुछ टाइट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे पूरे उतर जाएं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं जी, अब पहले उन्होंने लीनियंसी थी कि लैंग्वेज जब सीखनी है सीख लो, अब उन्होंने चीज़ें टाइट करनी शुरू कर दी हैं कि लैंग्वेज सीखोगे तो रेजिडेंस परमिट रिन्यू होगा या वॉट एवर। लेकिन हम उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम यहाँ पे ना सिर्फ एक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, बल्कि अपना टैलेंट। बहुत सारे टैलेंटेड इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, डिज़ाइनर्स जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, फिर वो यहीं पे अगर बस जाते हैं तो इनको कितना फ़ायदा होता है, इनकी कंपनीज को कितना फ़ायदा होता है। तो इसीलिए इस रीजन के लोगों के साथ होता होगा, उस सर्वे में नहीं था। और आई एम श्योर कि होता होगा, और आई एम श्योर कि अगर मैं किसी से पूछूंगा तो मुझे एवरी सेकंड पर्सन वुड गिव मी अ स्टोरी। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट हैंड उसके विटनेस नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बट आप किसी ऐसे आर्टिकल के आपकी नज़र से गुजरा हो जो सर्वे हो सब कॉन्टिनेंट से, ऐसा नहीं है? अभी रिसेंटली नहीं हुआ, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैंने कुछ 3-4 आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, कुछ 3-4 रिपोर्ट्स पढ़ी। एमनेस्टी असल में वो एक ही वो हुआ इतना, ये जो कंट्रीज़ होती हैं ना, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी होती है। वो अपनी गंद को कारपेट के नीचे नहीं करते होंगे, लेकिन इस एक हद तक करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि फिर इनकी रेपुटेशन पे आ जाता है ना। मीडिया आज़ाद है, हमारी तरह बिकाऊ मीडिया नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट अंडर द रग करने की कोशिश करती है तो मीडिया, इवन दो कि वो जो दूसरा एमपी बात बता रहा था ना मैं, जो वो अपने बच्चे को इमैनुअल, उसके बारे में जब ये रिपोर्ट छपी ना, तो शर्म आने के बजाय उसने अखबार पे सू कर दिया, केस कर दिया। अच्छा। हाँ, कि आपने कैसे मेरी प्राइवेसी को वो किया, ब्रीच किया, कि मेरी प्राइवेट बातें जो मेरी बीवी से होती हैं, या आपने कैसे इसको सामने लिया है। आई डोंट नो कि किस तरह से उन्होंने वो इंफॉर्मेशन ली। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये बात नहीं की, उसने कहा मैंने ये बात की, लेकिन आपने किस तरह से इस प्राइवेसी को ब्रीच किया। तो ये सारा टॉपिक था। हमने सोचा कि जी चलें इसको थोड़ा सा जो है ना वो कंपाइल करके और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट बना लें आपके लिए। लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि यू मे फील रेसिज्म, निजी तौर पे आपको शायद, आई कैन नॉट राइट इट ऑफ कि नहीं होगी, अगर हमारे साथ नहीं हुई। ऑफकोर्स मेरे साथ 1-2 इंसिडेंट हुए भी होंगे, तो शायद मैं भूल जाता हूँ, मैं इतना वो नहीं रखता जहन में, क्योंकि देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम अगर आप सोचने लग जाएंगे मेरे साथ यहाँ रेसिज्म हुआ यार। लेकिन ये तो चीज़ें हमारे साथ अपने मुल्कों में भी होती हैं, तो हम वहाँ पे क्यों इतना उसको डिफरेंटली या इनडिफरेंटली वो ट्रीट नहीं करते। अगर आपके साथ कोई सिया फार्म आपके साथ कोई रेसिज्म कर दे तो हमें वो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई सफ़ेद फार्म ये कर दे तो हम ये कहते हैं कि देखो जी ये गोरी चमड़ी को और हमें ये हकीर देख रहा है। आप अपने आप को खुद इतना मजबूत बनाएं। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि मेरे साथ आर्लांडा एयरपोर्ट स्वीडन में ये इवेंट हुआ मेरे साथ एक वाक़या, मैंने उसी वक्त खड़े खड़े उस औरत को कन्फ्रंट किया। मैंने कहा हाउ डेयर यू, ये 2023 चल रहा है, ये वो वक्त नहीं है कि तुम रंग और नस्ल की बुनियाद पे फ़र्क करने लगोगी। बहुत बेइज्जत किया मैंने उसको। सबसे अच्छा, अब ये ज़रूरी है कि ये भी बताएं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपके साथ इस तरह का इवेंट हो ना, तो उसका सबसे बेहतरीन जो रिएक्शन है, आपके पास फ़ोन है, अपना फ़ोन निकालें, उसको रिकॉर्ड करें और यहाँ पे फिर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एक इदारा है,
एक तो काफ़ी सारे वो हैं, जिसे कहते हैं ना कि एंटी रेसिज्म फोरम्स हैं, वो, और एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, मैंने यहाँ पे कहीं से, एक सेकेंड, ओम्बड्समैन के नाम से कुछ उसका वो है, लेट मी सी इफ आई हैव इट, खैर हम वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वो पढ़ लीजिएगा। ये है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओम्बड्समैन। अच्छा, ये फिनिश में जो है वो काफ़ी लंबा नाम है, उहदेन वेरताइसूस वाल्तुतेत्तो ओके, सूर्येंता पिस्तेफी। ये सो नहीं ये हम डाल देंगे। ये नहीं मुझे भूलेगा। सो इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स वो आपको फिर सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये टोटली बाय लॉ सेक्शन, देयर इज़ सम सेक्शन इन फिनलैंड के वो बताता है कि जी अंडर दिस सेक्शन एनी डिस्क्रिमिनेशन वेदर इट्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, एज, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स, कन्विक्शन, ओपिनियन, हेल्थ, ये अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ आपके साथ ये रेसिज्म हो रहा हो, आप फ़ोन उठाएं, रिकॉर्ड करें, और उसके बाद ये जितने भी फोरम्स हैं सोशल मीडिया, आज के दौर में जो है ना, ये रेसिस्ट लोग बच नहीं सकते। तो घबराएं नहीं, यहाँ आने से आपको ये नहीं होना चाहिए कि जी ये अदील और माजिद ने ये हमें क्या बता दिया, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम आपको बाकी सारी चीज़ें बताते हैं, तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं। ओके जी, या श्योर। यू थिंक हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, रैप अप करें? जितना कुछ हमें पता था वो तो। चलें जी, अगर कुछ नई बात पता चलेगी तो हम उसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। और मौसम का बता देते हैं आपको, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है, बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो ज़रा जाड़े के गर्म कपड़े, इस साल कुछ ज़्यादा एहतियात करना है, क्योंकि हाँ, अब तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है, और बर्फ़ और ठंड बहुत ज़्यादा माइनस बहुत पहले हो गई शुरू से। -10 के आसपास ऊपर एवरेज रहा है, -10 है, फील्स लाइक -13। वो जो हम लास्ट वीक हम नॉर्दर्न लाइट्स हंट करने गए ना, तो -17 थी वहाँ पे, और मेरे साथ वो जो 3 इंडियन दोस्त थे साउथ इंडिया से, वो तो पैक हो गए थे बिल्कुल। फर्स्ट टाइम उनके फर्स्ट विंटर थी यहाँ पे, वो तो गाड़ी से ही ना निकले, वो बस तस्वीरें लें फिर गाड़ी में बैठ जाएं, फिर बाहर निकलें, वो चीखे मारें क्या लाइट्स हैं क्या नज़ारा, फिर वापस गाड़ी में बैठ जाएं। तो चलें, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इसको रैप अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।